जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज IAS के यूट्यूब चैनल पे। अभी आपको पता है कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है वह चल रही है BPSC शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, और उस क्रम में हम लोग जनरल साइंस के लिए, GS के लिए हिस्ट्री को देख रहे हैं। और हिस्ट्री को देखने के क्रम में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट है सिलेबस, तो उसमें हम लोगों ने 1857 के विद्रोह को देख लिया। 1857 के विद्रोह के कारण, उसकी असफलता या फिर उसके जो दूरगामी परिणाम हुए, उन सब चीज़ों की चर्चा हमने कर ली है। अब अपने सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं। यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, आज हम उसके इतिहास की बात करेंगे। और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपको दो जगह काम आ जाएगा। एक तो इतिहास में आपको पढ़ना ही पढ़ना इस टॉपिक को, और दूसरा जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में भी पहले आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका क्या इतिहास है, वह किस आधार पर होता है, कैसे कैसे हुआ। तो देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। पहला जो भाग है, बात करें हम भारत के संवैधानिक विकास की, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला कंपनी के अधीन, पहला कंपनी के अधीन और दूसरा क्राउन के अधीन, और दूसरा क्राउन के अधीन। ये बांटने का कारण क्या है कि कंपनी के अधीन शासन, यानी कि जब आप देखते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध होता है, और उस युद्ध के बाद फिर जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और वहाँ से आपको पता है कि भारत पर कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। जब कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है तो फिर भारत पर शासन करने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए कि आखिर किस आधार पर भारत शासित होगा, भारत पर जो शासन होगा वह किसके आधार पर होगा। तो उसके लिए कंपनी के द्वारा कुछ नियम बनाए गए, और आपको पता है कि 1857 के विद्रोह तक भारत पर जो शासन कर रहा था वह कौन कर रहा था, तो कंपनी कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर था। तो 1857 तक जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी अधिनियम आए, उन सबको हम लोग रखते हैं कंपनी के अधीन कानून में, क्योंकि वो सारे कानून कंपनी के द्वारा बनाए गए। और फिर जब हम 1857 के विद्रोह को देखते हैं और फिर 1858 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं या फिर भारत शासन अधिनियम देखते हैं, तो वह आप किसके द्वारा आता है, तो वह सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आता है। चूँकि भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है, कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ से लेकर के 1935 तक के जितने भी अधिनियम हैं उन सबको हम लोग देखते हैं क्राउन के अधीन। ठीक है, तो इस तरह से दो भाग में बांट करके हम इसको देखेंगे। तो पहला जो हमारा अधिनियम है, पहला जो हमारा विधेयक आता है, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह ब्रिटिश भारत में पहला कानून है जो कंपनी के द्वारा लाया जाता है। भारत को शासित करने के लिए जो पहला अधिनियम आता है वह अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला अधिनियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब चूंकि कंपनी भारत पर शासन कर रही है, तो कंपनी के प्रशासन के लिए दो संस्था बना दी जाती है जिसके द्वारा कंपनी शासित होगी और फिर वहाँ से भारत पर शासन किया जाएगा। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए दो संस्थाएं बनाई जाती है। एक का नाम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे का नाम होता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा जो है कंपनी को विनियमित किया जाता है, कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार का शिकंजा थोड़ा सा कंपनी पर भी कस गया और कंपनी के द्वारा भारत पर भी शासन होने लगा। ठीक है, फिर क्या किया गया कि जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी, प्रेसिडेंसी आपको पता है कौन कौन सी थी, तो बंगाल थी, ठीक है, फिर बम्बई थी, और क्या था, तो मद्रास था। ये तीन प्रेसिडेंसियां उस वक्त थी। तो इन दोनों प्रेसिडेंसी को, यानी कि मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो जितनी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी सबको बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यहीं पर आप देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था, अभी तक सब प्रेसिडेंसी में गवर्नर था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इस तरह देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग जो है
वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। अक्सर यहाँ से सवाल किया जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो नाम ध्यान रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके बाद जो है अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इसकी 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई, यानी कि एक तो गवर्नर जनरल होगा और उसके साथ साथ उसके 4 सदस्य और होंगे उसकी परिषद में, जिसके द्वारा भारत का शासन किया जाएगा। और जितनी भी विधायी शक्तियाँ थी, जितनी भी शक्तियाँ थी शासन की, यानी कि विधायी शक्ति हो या फिर कार्यकारी शक्ति हो, ये सारी शक्तियाँ किसको दे दी गई, तो 100 परिषद गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 100 परिषद कहने का मतलब कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ये सारी शक्तियाँ, शासन की सभी शक्तियाँ दे दी गई, यानी कि विधायी शक्ति हो या फिर कार्यकारी शक्ति हो। ठीक है, फिर इसी अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो उसी के अधीन 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। और उस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है एलिजा इम्पे। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम होता है एलिजा इम्पे, और उसके साथ साथ 3 और न्यायाधीश होते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। सर्वोच्च न्यायालय में एलिजा इम्पे के साथ साथ और भी 3 न्यायाधीश हैं जिनका नाम क्या है, तो चैम्बर्स है, लिमेस्टर है और हाइट है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी में यह प्रावधान भी किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे और साथ ही साथ भारतीयों से कोई भी उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। आपको पता है कि बंगाल की जो लड़ाई हुई वह बेसिकली किस बात पर हुई थी, तो वह बेसिकली बात जो थी वह यह थी कि चूँकि कंपनी के पास राइट था ड्यूटी फ्री व्यापार करने का, यानी कि कंपनी के पास एक दस्तक था जिसके आधार पर कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार करती थी। और कंपनी क्या करती थी, कंपनी के कर्मचारी अपना पर्सनल व्यापार भी उसी आधार पर करते थे और उस दस्तक को भारतीयों को बेच देते थे ताकि भारतीय व्यापारी भी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके। लेकिन इससे फ़ायदा किसको होता था, तो ऑलमोस्ट कंपनी को ही फ़ायदा होता था। क्यों, क्योंकि कंपनी दस्तक के लिए पैसे ले लेती थी और फिर कुल मिलाकर के जो उस वक्त की सरकार थी, उस वक्त के नवाब थे, उनको नुकसान हो रहा था राजस्व का। तो इस वजह से जो जंग हुआ था, इसी मुख्य कारण जो जंग का था वह यही था। तो इसीलिए इसमें व्यवस्था कर दी गई कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वह अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे और उसके साथ साथ भारतीयों से कोई भी उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। क्लियर है? अब जो अगला अधिनियम हमारे पास आता है वह है पिट का इंडिया एक्ट 1784। इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, या तो पिट का इंडिया एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें पहली बार भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वह किया गया कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। पहली बार ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र की चर्चा जो है वह इसी अधिनियम में की गई, पिट्स के इंडिया एक्ट में की गई। इसमें क्या किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था और कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य था उसको अलग अलग कर दिया गया, उसको डिफाइन कर दिया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक काम होगा वह किस तरह से होगा और कंपनी का जो प्रशासनिक काम यानी कि जो राजनीतिक काम है वह किस तरह से होगा। तो उसको पहली बार इसी में अलग किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, फिर जो कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप था वह तो निदेशक मंडल के हाथ में ही रहा, ठीक है, लेकिन कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए क्या किया गया कि एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया। एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया और इसके द्वारा ही कंपनी का राजनीतिक क्रियाकलाप करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसकी संख्या आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी, यहाँ क्या किया गया, उसको घटा करके 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को घटा दिया गया, छोटा कर दिया गया, अब उसकी संख्या 3 कर दी गई। यानी कि अभी तक जो कुल संख्या 5 होती थी गवर्नर प्लस उसके परिषद की संख्या को मिला करके अब वह कितनी हो गई, तो अब वह 4 हो गई। ठीक है, फिर बंबई में और मद्रास में क्या किया गया कि गवर्नर काउंसिल की स्थापना कर दी गई। बंबई और मद्रास में, चूंकि बंबई और मद्रास दोनों जो है वह बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया,
तो फिर क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो यह था पिट का इंडिया एक्ट। आगे देखिए 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, यह अधिनियम अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह काल होता है जब अमेरिका आज़ाद हो चुका होता है और जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस वह अमेरिका की परिस्थितियों को देख चुका होता है और कॉर्नवालिस को भारत का यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए कॉर्नवालिस को कुछ ज़्यादा शक्तियां चाहिए थी। तो कॉर्नवालिस की शर्तों को मानने के लिए, उसको ज़्यादा शक्तियां देने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि अगर विशेष परिस्थिति हो, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो गवर्नर जनरल जो है वह अपने परिषद के निर्णयों की अनदेखी कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है, उसको छोड़ सकता है और अपना कोई अधिनियम ला सकता है, अपना कोई निर्णय लागू कर सकता है। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई, यानी कि अब सेना की बागडोर गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। गवर्नर जनरल जब भी चाहे तब भी युद्ध कर सकता है, शांति विराम कर सकता है या फिर शांति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि इसी समय कौन आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसने दोनों शक्तियां प्राप्त कर ली, क्योंकि कॉर्नवालिस को शक्ति देने के लिए ही 1786 का अधिनियम लाया गया था। तो इस तरह से कॉर्नवालिस को सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, बेसिकली आपको पता होगा कंपनी को हर 20-20 वर्षों पर व्यापार का अनुमति मिलता था, व्यापार का परमिशन मिलता था। तो इस एक्ट में क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि लिखित नियमों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई, यानी कि अब जो है वह नियम लिखित रूप से आने लगे और उसके आधार पर प्रशासन का कार्य प्रारंभ किया गया। और यहीं पर यह व्यवस्था दी गई कि अब जो नियम है उसकी व्याख्या का अधिकार किसको होगा, तो उसकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को होगा। जैसा हम लोग आज देखते हैं कि अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो उसकी व्याख्या कौन करता है, तो उसका व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा ही उसकी व्याख्या की जाती है। तो यहीं पर पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई कि जो भी कानून बनेगा उसकी व्याख्या कौन करेगा, तो उसकी व्याख्या न्यायालय करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर यह व्यवस्था की गई कि वह जो नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया था कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों के लिए, याद होगा जो नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया, तो अब इसको जो वेतन दिया जाएगा वह वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो वह वेतन उसको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो नियंत्रक मंडल है उसका जो वेतन होगा वह कहाँ से आएगा, तो भारत के राजस्व से आएगा। यानी कि भारत पर शासन भी करेंगे, भारत के साथ व्यापार भी करेंगे, यहाँ से भी धन लूटेंगे और फिर उस अधिकारी को जो भारत को लूटने के लिए बैठा है उसको जो वेतन देंगे वह भी भारत के ही राजस्व से दिया जाएगा। आगे आइए, अगला जो हमारा अधिनियम है वह अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है, बहुत बड़ा ही विवादास्पद भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ विवादास्पद पहलू भी थे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार कहने का मतलब कि ब्रिटेन से सिर्फ यही कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। कौन सी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रखा गया कि जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार होगा इस व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास यथावत बना रहा इस अधिनियम में। यानी कि चाय का व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ जो व्यापार होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, फिर इसी में आपको पता होगा कि पहली बार
ईसाई मिशनरी को भारत आने का परमिशन प्रदान कर दिया गया, भारत आकर के उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई। यानी कि अब ईसाई मिशनरी भारत आ सकता है और भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी के आधार पर देखते हैं कि अब भारत में यहाँ से धर्मांतरण की समस्या बढ़ेगी और यह धर्मांतरण की जो समस्या है, यह समस्या कहीं ना कहीं जनमानस को उद्वेलित करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास करेगा। फिर इसी अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसमें व्यवस्था दिया गया कि भाई हम भारतीयों के शिक्षा के लिए कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। हालांकि यह सिर्फ इस अधिनियम में ही रह गया, कभी इसका इस्तेमाल हुआ नहीं। भारतीयों की शिक्षा पर कभी भी 1 रुपये कंपनी के द्वारा खर्च नहीं किया गया, यह सिर्फ अधिनियम में ही रह गया। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपकी जीएस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा कोई यहाँ पर चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसने क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी कि अब जो कंपनी है वह व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, अब जो कंपनी है वह राजनीतिक संस्था बन गई। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ शासन करेगी। यानी कि कंपनी जो है वह प्रशासनिक संस्था बन गई, इसके सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी कोई व्यापार का काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ भारत पर शासन करेगी। ठीक है, फिर इसी अधिनियम में क्या किया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र है वह किसके अधीन आ गया, तो वह बंगाल के अधीन आ गया और भारत का अब गवर्नर जनरल हो गया। यानी कि अब प्रशासन जो है वह पूरी तरह से केंद्रीयकृत हो गया। अब एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत आ गई और विलियम बेंटिक जो है वह पहला गवर्नर जनरल बन जाता है भारत का। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो विलियम बेंटिक जो है वह भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, फिर इसी में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें एक विधि सदस्य को इंट्रोड्यूस किया गया। विधि सदस्य कहने का मतलब जो कानून का ज्ञाता हो, जो लॉ का ज्ञाता हो, उसके रूप में एक सदस्य को इंट्रोड्यूस किया गया। और वह सदस्य कौन सा था, तो वह था लॉर्ड मैकाले। वह था कौन, तो मैकाले। मैकाले पहला ब्रिटिश जो है जो विधि सदस्य बन करके गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होता है। हालांकि इस चौथा सदस्य जो था विधि सदस्य, इसको सिर्फ बैठक में भाग लेने का अधिकार था, वोटिंग का राइट इसको नहीं मिला था, इसको मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर 1834 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में जो पहला 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के आधार पर, इसी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1834 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। आज भी आप देखते हैं कि भारत में विधि आयोग का गठन होता रहता है, यहाँ से भी सवाल रहता है। तो पहली बार जो प्रारंभ हुआ वह यहीं से हुआ 1834 ईस्वी में। क्लियर है? अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह जो चार्टर एक्ट है यह कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्ट नहीं आएगा कंपनी के द्वारा। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाएगा और उस विद्रोह के बाद जो है वह पूरा प्रशासन जो है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, अब इसी चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। आईसीएस की जो परीक्षा थी वह 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू किया गया था। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि जो विधि सदस्य था, जिसको कि सिर्फ बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था, अब उसको क्या किया गया कि पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी कि अब उसके पास बैठक में भाग लेने का अधिकार तो था ही, अब उसके पास मतदान का भी अधिकार है, अब वह पूर्ण सदस्य बन चुका है। ठीक है,
फिर इसी में व्यवस्था दिया गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय चाहे, यानी कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब भारत पर कंपनी के शासन को समाप्त करके पूरा जो प्रशासन है, पूरा जो शासन है वह अपने हाथ में ले सकता है। शासन को समाप्त करने का अधिकार इसी अधिनियम में प्रावधान में कर दिया गया था। ठीक है, फिर बताए कि यह जो है अंतिम चार्टर है कंपनी के द्वारा प्रस्तुत, क्योंकि कंपनी के द्वारा इसके बाद कोई चार्टर नहीं आएगा। इसके बाद चूँकि 1857 का विद्रोह होगा और फिर शासन जो है वह क्राउन के हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश संसद के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, फिर इसी में क्या किया गया कि बंगाल का जो प्रशासन है, चूँकि अब बंगाल जो क्षेत्र है वह क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो गया, एक तरह से राजधानी हो गया, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया और संपूर्ण भारत का प्रशासन उसके हाथ में आ गया। तो इसीलिए बंगाल के प्रशासन के लिए इसी अधिनियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई, ताकि बंगाल का जो प्रशासन है वह सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया कि निदेशक मंडल का जो सदस्य संख्या था 24 था, तो उस 24 को घटा करके 18 कर दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें से 6 व्यक्ति जो था वह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा मनोनीत होता था। ठीक है, फिर भारत के लिए क्या किया गया कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। निदेशक मंडल से पहले तो 24 में से घटा करके 18 कर दिया गया संख्या, और उसमें से भी 6 जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होगा। ठीक है, और फिर भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसको कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इस विधान परिषद का मतलब आप आज के सेंस में जो राज्यों में विधान परिषद होता है उससे मत ले लीजिएगा, यह केंद्र में था, भारत के लिए था। हालांकि इसका नाम जो है वह क्या था, तो विधान परिषद। और इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल 12 सदस्य थे, जिसके आधार पर कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ अधिनियम थे जो कि कंपनी के द्वारा भारत में शासन के लिए लाए गए थे। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि 1850 का जो एक्ट आता है, फिर 1856 का जो कुछ एक्ट आता है जिसमें कि विधवा पुनर्विवाह जैसी चीज़ें होती है। तो उन सब के बाद फिर आपका 1857 का विद्रोह भड़क उठता है, और इसके बाद जब नवंबर में रानी विक्टोरिया का लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, और उसके साथ ही भारत का जो प्रशासन है वह कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। कंपनी को अब भंग कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? तो चलिए फिर इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करते हैं, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।